जरा इस विरोधाभास के बारे में सोचिए। एक तरफ हम वो देश हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं। हम 81,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन उसी देश में महिलाओं के एक बेहद आम कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, जी, उसकी जांच दर 2% से भी कम है। देखिए ये एक ऐसा कंट्रास्ट है ना जो सतह पर बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब हम नीतियों और संसाधनों के आवंटन की गहराई में जाते हैं तो ये पूरी कहानी समझ आने लगती है। बिल्कुल। और यही आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन है। आज हमारे पास अखबारों, शोध और लेखों का एक काफी बड़ा ढेर है। इसमें रक्षा तकनीक से लेकर भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़े 12 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हाँ, और ये सारे मुद्दे जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या जो देश दुनिया की गहरी समझ रखना चाहते हैं उनके लिए बेहद जरूरी हैं। सही कहा। और ये 12 अलग-अलग खबरें नहीं हैं, ये एक ही बड़ी तस्वीर के अलग-अलग पजल पीस हैं। तो चलिए इस पूरी जानकारी की परत खोलते हैं और शुरुआत उसी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक से करते हैं जिसके बारे में मैं सोच रहा था। हाँ, वो DRDO वाला टेस्ट। बिल्कुल। DRDO ने हैदराबाद की SCPT फैसिलिटी में एक स्क्रैमजेट कंबस्टर का 1200 सेकंड का सफल परीक्षण किया है। अब 1200 सेकंड सुनने में शायद 20 मिनट ही लगे, लेकिन जब हम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बात कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा तकनीकी ब्रेक थ्रू है। हाँ, इतनी रफ्तार पर 20 मिनट टिकना। मैं समझाती हूँ, तकनीकी नजरिए से देखें तो ये एक एयर ब्रीदिंग इंजन है। जो सामान्य रॉकेट होते हैं ना, वो अपने साथ फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों लेकर उड़ते हैं, जिससे उनका वजन काफी बढ़ जाता है। बिल्कुल, वो बहुत भारी हो जाते हैं। लेकिन ये जो मिसाइल है ये हवा से ही ऑक्सीजन खींचती है और फिर सुपरसोनिक दहन यानी कंबस्शन करती है। इससे मिसाइल हल्की हो जाती है और बहुत तेज उड़ सकती है। अच्छा, लेकिन एक सेकंड, इतनी तेज रफ्तार पर तो हवा के घर्षण से जो फ्रिक्शन होगा उससे मिसाइल का धातु ही पिघल जाना चाहिए, है ना? यही तो इस परीक्षण का सबसे अहम हिस्सा था। DRDO ने इसके लिए खास स्वदेशी थर्मल बैरियर कोटिंग और एक विशेष लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल विकसित किया है। ओह, तो वो कोटिंग बचाती है उसे। हाँ, ये कोटिंग स्टील के पिघलने वाले तापमान से भी ज्यादा गर्मी सह सकती है, जो इसे जो हमारे मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी पकड़ से लगभग बाहर कर देती है। क्या बात है। ये तो हुई एकदम नई तकनीक बनाने के बाद। लेकिन रक्षा क्षेत्र से जो दूसरी बड़ी खबर है वो पुरानी चीजों को नया जीवन देने के बारे में है। आप तारा सिस्टम की बात कर रहे हैं? हाँ, तारा, टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन सिस्टम। इसे इस तरह से समझा जा सकता है जैसे एक कागज का हवाई जहाज है, उसे हवा में उछालें तो वो कहीं भी गिर सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर उसी कागज के जहाज में अचानक से फोल्डेबल पंख और GPS लगा दिए जाएं तो वो मीलों दूर जाकर बिल्कुल अचूक निशाने पर लगेगा। ये उदाहरण काफी हद तक सटीक है। तारा सिस्टम हमारे पुराने अनगाइडेड या जिन्हें हम डम बम कहते हैं उनको स्मार्ट गाइडेड हथियारों में बदल देता है। हमें करोड़ों रुपए खर्च करके नए स्मार्ट बम खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। यही इसकी खासियत है। देखिए, लड़ाकू विमान से गिराए जाने के बाद इस सिस्टम के फोल्डेबल पंख खुल जाते हैं। अच्छा। और यह बिना किसी रॉकेट मोटर के सिर्फ नेविगेशन सिस्टम की मदद से लंबी दूरी तो ग्लाइड कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे लड़ाकू विमानों को दुश्मन के एयर डिफेंस की रेंज में वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सुरक्षित दूरी से ही निशाना लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो हथियारों को स्मार्ट बनाने की ये बात रक्षा क्षेत्र में दिमाग के इस्तेमाल को सामने लाती है। रक्षा मंत्रालय अब भारतीय सेना के लिए एक स्वदेशी AI सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है। हाँ, इसके लिए सर्वम AI और भारत जेन जैसे स्वदेशी कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है ताकि पैलेंटियर जैसा सिस्टम बनाया जा सके। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। क्या? ईरान और यूक्रेन युद्ध में हमने देखा है कि ओपन AI या पैलेंटियर जैसे जो अमेरिकी AI मॉडल हैं वो खुद को साबित कर चुके हैं। हाँ, कर चुके। तो फिर करोड़ों रुपए और इतना समय लगाकर हम शून्य से अपना AI मॉडल क्यों बना रहे हैं? क्या बनी बनाई तकनीक खरीदना ज्यादा आसान नहीं होगा? देखिए, आसान जरूर होगा लेकिन सुरक्षित नहीं। जब हम युद्ध के मैदान की बात करते हैं तो वहाँ इंटेलिजेंस फ्यूजन की जरूरत होती है। इंटेलिजेंस फ्यूजन? हाँ, इसका मतलब है ड्रोन से आ रही तस्वीरें,
सैटेलाइट का डेटा और जमीन पर जो सैनिक मौजूद हैं उनकी लोकेशन, इन सब को एक साथ प्रोसेस करके कमांडर की स्क्रीन पर रियल टाइम में एक साफ तस्वीर बनाना, ताकि फैसला लेने में 1 सेकंड की भी देरी ना हो। सही कहा। अब जरा सोचिए, अगर हम किसी विदेशी रैपर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, हमारे देश की सेना का पूरा डेटा किसी विदेशी सर्वर से होकर गुजरेगा। भारत का स्पष्ट मानना है कि यह केवल हथियारों का युद्ध नहीं है, ये डेटा और निर्णय लेने की आजादी का युद्ध है, जिसे हम सामरिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। हाँ बिल्कुल वही। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। तो असल में आज के समय में देश की सीमा सिर्फ जमीन या आसमान पर नहीं खींची है, बल्कि देश के सर्वर्स में है। डेटा ही नई सीमा रेखा है। बहुत सही बात कही आपने। लेकिन देखिए, सीमाओं से होकर सिर्फ डेटा ही नहीं गुजरता, नदियां भी गुजरती हैं, और यहीं से हम भू राजनीति और संसाधनों के टकराव पर आते हैं। आप सिंधु जल संधि की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, जिसे हम IWT कहते हैं। भारत ने पिछले साल पहलगाम हमले के बाद से इसे निलंबित रखा हुआ है, और पाकिस्तान इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और विश्व बैंक में गुहार लगा रहा है। अगर हम इस संधि के काम करने के तरीके को देखें तो भारत के इस कदम के पीछे एक ठोस वजह नजर आती है। मतलब अगर हमने इसे सस्पेंड कर दिया है तो क्या हम वाकई उस पानी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या वो अभी भी वैसे ही बह रहा है? मैं बताती हूँ, इसके पीछे की वजह बहुत साफ है। IWT के तहत पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिला था। हाँ। लेकिन भारत को इन नदियों पर बिजली बनाने के लिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लगाने का अधिकार है। इसमें पानी रोका नहीं जाता, बस इस्तेमाल करके टरबाइन घुमाकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान इसका हमेशा विरोध करता रहा है। और विरोध करने का उनका तरीका क्या था? वे इस संधि की कानूनी खामियों का फायदा उठाते थे। जब भी भारत कोई डैम बनाना शुरू करता, पाकिस्तान एक ही समय पर न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों जगह मामला दर्ज करा देता था। ओह, दोनों जगह एक साथ? हाँ, इससे किशनगंगा और रतले जैसे जो प्रोजेक्ट थे वो सालों तक लटके रहे। अब भारत ने इस संधि को स्थगित करके उन रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय अड़ंगे के तेजी से पूरा करना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, पानी अब सिर्फ एक जीवनदायी संसाधन नहीं रह गया है, ये कूटनीतिक दबाव का एक सीधा साधन बन गया है। बिल्कुल, और संसाधनों की इसी भू राजनीति में एक और बड़ा नाम है कच्चा तेल। हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। उसमें अनुमान है कि पश्चिमी एशिया में जो संकट चल रहा है, उसके कारण कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के आसपास बनी रहेंगी। और भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल आयात करता है। तो इसका तो सीधा असर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। ADB का अनुमान है कि तेल की इन ऊंची कीमतों के कारण भारत की GDP ग्रोथ 0.6% घटकर 6.3% रह सकती है। और महंगाई? इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो माल ढुलाई महंगी हो जाती है। अब ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सब्जियों से लेकर कारखानों के कच्चे माल तक सब कुछ महंगा हो जाता है। इससे महंगाई दर बढ़कर 4.5% तक जा सकती है। और इसे ही अर्थशास्त्र की भाषा में शायद इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जो महंगाई हमारी सीमाओं के बाहर पैदा होती है लेकिन हमारी जेबें खाली करती है। बिल्कुल सही। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बारी झटके को सहने के लिए रिजर्व बैंक के पास एक बड़ा शॉक एब्जॉर्बर तैयार है। आप विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहे हैं? हाँ, RBI के मौद्रिक नीति समिति के सदस्य हैं राम सिंह। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $691 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। उनका कहना है कि अगर रुपया गिरकर 85 या 90 प्रति डॉलर तक भी चला जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। भारत वृहद आर्थिक रूप से बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, यहाँ 2013 के मुकाबले आज की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। 2013 में जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई थी, तब क्या हुआ था? तब भारत से डॉलर तेजी से बाहर जाने लगा था और रुपया धड़ाम से गिर गया था। हमारे पास इंपोर्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त रिजर्व ही नहीं था। लेकिन आज $691 बिलियन का मतलब है कि हम बिना कुछ निर्यात किए भी 1 साल से ज्यादा समय तक अपना पूरा आयात बिल चुका सकते हैं। तो RBI रुपए को गिरने से क्यों नहीं रोकता? क्योंकि RBI इस पैसे का इस्तेमाल रुपए के किसी एक विशेष स्तर जैसे 80 या 85 को बचाने के लिए नहीं करता। वो इसे डॉलर मार्केट में अचानक आने वाली भारी उथल पुथल को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ गया।
और अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया से जोड़ने और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए ही भारत आक्रामक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम कर रहा है। हाँ, जैसे ओमान और चिली के साथ। बिल्कुल, ओमान के साथ सीपा लागू होने वाला है, जिसमें 98% भारतीय उत्पादों पर ड्यूटी 0 हो जाएगी, और चिली के साथ भी FTA पर बातचीत चल रही है, जो विशेष रूप से क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत अहम है। हाँ, वही मिनरल्स जो आगे चलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल में इस्तेमाल होंगे। देखिए, ये तो हुई केंद्र सरकार के स्तर पर राजकोषीय मजबूती की तस्वीर। लेकिन अगर हम फोकस को थोड़ा नीचे लाकर राज्यों के स्तर पर देखें, तो भारत के राजकोषीय संघवाद या फिस्कल फेडरलिज्म की तस्वीर काफी अलग है और काफी तनावपूर्ण भी है। मैं तो इसे राज्य के एक पारिवारिक बजट की तरह देखता हूँ। सोचिए, अगर किसी परिवार की पूरी आमदनी सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों और कर्ज का ब्याज चुकाने में चली जाए, तो वो भविष्य के लिए निवेश कैसे करेंगे? वही तो, वो भविष्य के लिए घर या बच्चों की शिक्षा पर पैसा कहाँ से लाएंगे? राज्यों के साथ भी ठीक यही हो रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मामले में हमने देखा। हाँ, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए प्रति माह 3000 रुपये नकद हस्तांतरण का वादा किया गया है, और दूसरी तरफ तमिलनाडु में नई सरकार ने आते ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली का आदेश पारित कर दिया है, जिस पर सालाना 1730 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बिल्कुल। और हैरानी की बात यह है कि तमिलनाडु की नई सरकार खुद मान रही है कि उन्हें विरासत में 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिला है। देखिए, अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कमिटेड एक्सपेंडिचर के बीच का असंतुलन कहते हैं। मैं समझाती हूँ। जब सरकार बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पुल या अस्पताल पर 1 रुपया खर्च करती है, तो वो अर्थव्यवस्था में लगभग 3 रुपए का रिटर्न देता है, जिसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। लेकिन जब वही पैसा मुफ्त नकद योजनाओं या जिसे रेवड़ी कल्चर कहा जाता है, उन पर खर्च होता है, तो उसका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बहुत कम होता है। और इसके साथ ही जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स का एक बहुत बड़ा राजनीतिक पेच भी जुड़ा हुआ है। हाँ, अब परिसीमन की बात कर रहे हैं। हाँ। दक्षिण के राज्य डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन के बाद उत्तर के राज्यों का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ जाएगा, हाँ, क्योंकि वहां आबादी ज्यादा है। उनका तर्क है कि वो टैक्स ज्यादा देते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो पैसा उत्तर के राज्यों की योजनाओं में बट जाता है। और यही चिंता राज्यों को कर्ज के जाल में फंसा रही है, क्योंकि जब राजकोष खाली होता है, तो इसका सबसे पहला असर उन नीतियों पर पड़ता है जो भविष्य के लिए जरूरी है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी। बिल्कुल। और पर्यावरण, जो हमें बहुत ही सीधे विरोधाभास की ओर ले जाता है। मतलब, मैंने जब ये पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। क्या? दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट निकाला है। हाँ। इसमें प्रस्ताव है कि अप्रैल 2028 के बाद पेट्रोल से चलने वाले 2 पहिए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए। हाँ, ये तो पर्यावरण के लिए एक बड़ा कदम है। और इसके लिए एक कमांड सेंटर की मांग भी उठ रही है। लेकिन विरोधाभास यहाँ है। एक तरफ हम दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाकर सब कुछ इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अप्रैल के महीने में औसतन 23 गीगावाट आवर सौर ऊर्जा को ग्रिड में आने से रोक दिया गया। मतलब उसे कर्टेल कर दिया गया। हाँ, और ये इतनी बिजली है जिससे पूरी दिल्ली की 1/4 जरूरत पूरी हो सकती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम धूप से साफ बिजली बना रहे हैं, लेकिन ग्रिड की कमजोरी के कारण उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे? क्या ये 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने जैसा नहीं है? ये बिल्कुल वैसा ही है। और देखिए, इसके पीछे का विज्ञान ग्रिड फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी? हाँ, बिजली के ग्रिड में जितनी डिमांड होती है उतनी ही सप्लाई भी होनी चाहिए। अब दिन के समय जब सूरज तेज होता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन अचानक से बहुत बढ़ जाता है। हाँ, वो तो होगा ही। लेकिन उस समय शायद लोगों को उतनी बिजली की जरूरत नहीं होती। अब अगर जरूरत से ज्यादा बिजली ग्रिड में आ जाए तो क्या होगा? तार जल सकते हैं। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और तार पिघल सकते हैं, पूरा सिस्टम ट्रिप कर सकता है। इसे रोकने के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक होता है, जिसे TRAS कहते हैं, टर्शरी रिजर्व्स एंसिलरी सर्विसेज। तो TRS वो इमरजेंसी ब्रेक है जो ग्रिड को जलने से बचाने के लिए सोलर प्लांट को ही बंद कर देता है। एकदम सही। इसीलिए मैं कह रही थी कि सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल बढ़ा देना काफी नहीं है। जब तक राज्य सरकारें अपने बजट का इस्तेमाल भारी बैटरी स्टोरेज और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में नहीं करेंगी, तब तक ये साफ ऊर्जा ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। बिल्कुल बर्बाद होगी। विकास और पर्यावरण के इस टकराव का एक और बहुत ज्वलंत उदाहरण है
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हाँ, वो 81,000 करोड़ वाला प्रोजेक्ट। बिल्कुल, ये एक विशाल प्रोजेक्ट है जिसमें एक ट्रांस शिपमेंट पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पावर प्लांट और एक पूरा नया शहर बसाने की योजना है। लेकिन इसमें तो वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 एक बड़ा विवाद बन गया है ना? हाँ, और वही मैं बताना चाह रहा था। FRA 2006 का मूल सिद्धांत ये है कि जंगलों से जुड़े किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए वहाँ रहने वाले आदिवासियों की ग्राम सभाओं की सहमति अनिवार्य है। और उस इलाके में तो शोम्पेन जैसी बेहद संवेदनशील जनजातियां रहती हैं। बिल्कुल, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की याचिका से पता चलता है कि प्रशासन ने जिन ग्राम सभा प्रस्तावों को मंजूरी का आधार बनाया है, उनमें आदिवासी हैं ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं, आदिवासी हैं ही नहीं? हाँ, आरोप ये है कि मुख्य भूमि से आए बाहरी निवासियों के, मतलब जो वहाँ सेटलर्स हैं, उनके फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए ये सहमति दिखाई गई है। ओह, अगर ये आरोप सच साबित होता है तो ये दिखाता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के नाम पर अक्सर कानूनी और पर्यावरणीय सुरक्षा तंत्रों को कैसे दरकिनार कर दिया जाता है। बिल्कुल। जब मुख्य भूमि के लोग ग्राम सभा बनाकर आदिवासियों की जमीन का फैसला करने लगे तो वो कानून अपने मूल उद्देश्य से ही भटक जाता है। सही कहा। और जब नीतियां और व्यवस्थाएं जमीनी हकीकत से इस तरह कट जाती है ना, तो उसका खामियाजा सबसे कमजोर तबके को उठाना पड़ता है। और विकास और पर्यावरण के इस टकराव का सबसे पहला असर मानव स्वास्थ्य पर ही पड़ता है, जो हमें हमारी चर्चा की शुरुआत में उठाए गए उस कड़वे रियलिटी चेक पर वापस लाता है। सर्वाइकल कैंसर वाली बात। हाँ, भारत में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग का कवरेज बेहद निराशाजनक है। देश में 2% से भी कम महिलाओं की स्क्रीनिंग हो पा रही है। हम हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं, खरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी स्वास्थ्य के मामले में हम 2% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है जिसे रोका न जा सके। देखिए, इस 2% के आंकड़े के पीछे कई कारण हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में बुनियादी जांच उपकरणों की कमी है। इस बीमारी से जुड़ा सामाजिक कलंक भी एक बड़ा कारण है। हाँ, स्टिग्मा तो है ही। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य बजट का सही जगह आवंटन न होना। हम विशाल बंदरगाहों पर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का ढांचा टूट रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है। हम अक्सर भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बहुत बात करते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी युवा आबादी है। लेकिन किसी भी देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड तब तक काम का नहीं है जब तक उसकी आधी आबादी के स्वास्थ्य को नीतियों के केंद्र में न रखा जाए। बिल्कुल, बिना बुनियादी स्वास्थ्य के ये डिविडेंड सिर्फ एक किताबी शब्द बनकर रह जाएगा। तो आज के इस गहन विश्लेषण के सारे टुकड़ों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि सिविल सेवा परीक्षाओं के सिलेबस में या दुनिया की असलियत में कुछ भी अलग-अलग खानों में नहीं बटा है। हाँ, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। DRDO का स्क्रैमजेट और सेना का AI मॉडल महज विज्ञान नहीं है, वे डेटा की सीमाओं और सामरिक स्वायत्तता को परिभाषित कर रहे हैं। और सिंधु जल संधि और महंगे होते कच्चे तेल की खबरें बताती हैं कि कैसे नदियां और तेल भू राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। सही कहा। राज्यों द्वारा बांटी जा रही नकद योजनाएं सिर्फ राजनीति नहीं है, वे सीधे तौर पर ग्रिड अपग्रेड करने की क्षमता को खत्म कर रही हैं, जिससे साफ सौर ऊर्जा बर्बाद हो रही है। और ग्रेट निकोबार का विवाद हमें दिखाता है कि 81,000 करोड़ का विकास जब कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है तो उसका असर सीधे इंसान और पर्यावरण पर पड़ता है। और इन सभी छवि गुड़े बिंदुओं को देखने के बाद एक ऐसा विचार उभरता है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, युद्ध के मैदान में इंटेलिजेंस फ्यूजन और AI मिलीसेकंड में फैसले ले रहे हैं। तो जरा सोचिए, आने वाले कल में जब जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट गहराएगा या जब पावर ग्रिड में बिजली की सप्लाई को मैनेज करना होगा, तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे संसाधनों के बंटवारे का फैसला भी AI करने लगे? मतलब AI तय करेगा कि किसे पानी मिलेगा? हाँ, कि किस राज्य को कितना पानी मिलना चाहिए या किस इलाके की बिजली कटनी चाहिए। ये एक डरा देने वाला लेकिन बहुत ही यथार्थवादी विचार है। मतलब जब युद्ध से लेकर ऊर्जा तक के फैसले एल्गोरिदम करने लगेंगे और जनसांख्यिकी भारत के राजकोषीय नक्शे को बदल रही होगी, तो क्या 1960 की सिंधु जल संधि या 2006 का वन अधिकार अधिनियम जैसी पुरानी व्यवस्थाएं 21वीं सदी के इस तूफानी रफ्तार का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? या फिर हमें अपनी इन सभी संधियों, कानूनों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को एक सिस्टम रीबूट देने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद भविष्य की नीतियों की दिशा तय करेगा।
खैर, आज हमने अखबारों की धुंध को साफ करके कुछ अहम परतें खोलने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इस चर्चा से सोचने के कुछ नए दरवाजे जरूर खुले होंगे। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, चीजों की गहराई में उतरते रहिए और सबसे जरूरी, इन बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़ते रहिए।